मैं चौथा तंत्र प्रबंध संपादक रफीक बेग आप लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा करता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि किसानों के मुद्दे पर सरकार तक आपकी बात को कैसे पहुँचाए, किसानों की बात को कैसे पहुँचाया जाए, इसका हमारा अभियान चौथा तंत्र का चलता रहेगा। चौथा तंत्र की खबरें गूगल पर देखने के लिए गूगल पर जाकर सर्च करें, आपको चौथा तंत्र का पेज दिखाई देगा, उस पेज को ओपन करें और जिस खबर को पढ़ना है उस पर क्लिक कर दें। वीडियो चौथा तंत्र से संपादक रफीक बेग। आप जानते हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर के दिल्ली की चारों सीमाओं को किसानों ने लॉक कर रखा हुआ है। आज 32वां दिन है लेकिन किसानों की समस्याओं पर हल अभी तक नहीं निकला है। हालांकि सरकार ने फिर एक बार 6वीं बार प्रस्ताव दिया है कि किसान आकर हमसे बात करें, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो अभी तक बनी हुई है और ये भी लग नहीं रहा है कि आगामी कुछ दिनों में किसानों और सरकार और किसानों के बीच में टकराव किस प्रकार से कम होगा। किसानों के मुद्दे क्या हैं, किसान किन मुद्दों पर लेकर के अपनी मांगों को आज 32वें दिन भी भारी ठंड में अपने बच्चों के साथ में, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में धरने पर, हड़ताल पर बैठा हुआ है और इस प्रकार के आंदोलन को करने में वो क्यों, और कांग्रेस में चल रहा है आंदोलों का असर लेकिन छोटे से शहरों में कैसे फैल रहा है। मेरे साथ एक ग्रामीण क्षेत्र के किसान खड़े आंदोलन में। आपका नाम क्या है? किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश के बताइए कि किसानों को लेकर के जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसमें भारतीय किसान संघ के कौन से क्षेत्र के किसान हैं? किसानों का भी कहना है कि जब हरसूद क्षेत्र के किसानों की क्या राय है, किसानों को आप सपोर्ट करते हैं? हमसे भी साथ ये किसान भारत सिंह का कहना था कि ये दिल्ली में चल रहा आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन करते हैं और जब सरकार ये कह रही है कि किसान केवल पंजाब या हरियाणा के आकर के आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता है तीनों जिले के छोटे से क्षेत्र के किसान जब अपनी बात कहते हैं कि हम किसानों के साथ में खड़े हैं तो ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से सारे किसान इस बिल के अपोज में खड़े हुए हैं, इस बिल के विरोध में खड़े हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आपको परेशानी का सबब बनेगा? वो ये कोशिश कर रही है चीजें हैं जो आज को परेशान, किसानों में किस प्रकार से विभेद किया जाए, इनको भाजपा और कांग्रेस में कैसे तोड़ा जाए। किसान संघ को ऐसा माना जाता है कि ये किसान संघ भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होता है और भाजपा के सपोर्ट में रहता है। लेकिन जब किसान संघ के लोगों से जो चर्चा की गई कि आखिर जो बिल बनाते समय आप लोगों से राय ली गई या आप लोगों को बुलाया गया कि नहीं, तो भारतीय किसान संघ का भी यही कहना है कि हमें इस बिल को बनाते समय किसी प्रकार की कोई चर्चा हमसे नहीं की गई और हमें इस बिल के संदर्भ में कुछ बताया नहीं गया है। तो इससे एक बात साफ होती है कि सरकार ने किसानों को विश्वास में नहीं लिया। किसानों से चर्चा के बाद में ये बात साफ होती है कि किसान चाहे तो बिल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन एक मोटी बात किसान आंदोलन किसानों के मन में ये समझाने में कामयाब रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों से जब चर्चा की गई तो ऐसा लगता है कि किसान समझने लगे हैं कि ये बिल जो लाए गए हैं वो हमारे हित में नहीं है। भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तीनों बिलों में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो किसानों के दिल को प्रभावित करती हैं। जो लाया गया है सबसे पहली जो ऐसी बात नजर आती है कि किसान के बारे में सरकार का कहना ये है कि वो कहीं पर भी बेच अलग व्यवस्था भी बनाने जा रही है और व्यापारी मंडी से अलग हट करके भी अपने फसलों को, अपनी उपज को वो बेच सकता है। लेकिन इसमें एक बात ये चीज़ होती है कि जब किसान मंडी में अपनी उपज को लेकर आता है और मंडी में जब किसान फसल बेचता है तो वहाँ पर पूरे अधिकारी उपस्थित होते हैं, प्रशासनिक मशीनरी होती है, उसके बावजूद भी व्यापारी और किसान के बीच में कहीं ना कहीं कुछ असमंजस की स्थिति बनी रहती है। उनके बीच में कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है, वो फसलों की तुलाई को लेकर हो या फसलों की क्वालिटी को लेकर हो, इस प्रकार के विवाद उपस्थित रहते हैं। इसके समानांतर एक नई मंडी बाजार में विकसित हो जाएगी। व्यापारी जब किसानों की उपज खरीदने लगेगा तब वहाँ पर कोई प्रशासनिक मशीनरी भी नहीं रहेगी, व्यापारी और किसान के बीच में कोई अधिकारी नहीं रहेंगे। तब ऐसी स्थिति में जो विवाद की स्थिति बनेगी उसमें असमंजस और आक्रोश जो पनपेगा और जो किसानों के साथ कई बार होता है कि तुलाई में, बिजाई में या क्वालिटी में किसी प्रकार के जो विवाद होते हैं, ऐसी स्थिति में विवाद बढ़ेंगे। किसान अपनी फसल को लेकर आता है तब उस स्थिति में यदि व्यापारी आनाकानी करता है, जिन मूल्यों पे कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि व्यापारी किसानों का माल खरीद लेता है और जब वो उसको स्टोर करने के लिए उनके जगह पर ले जाया जाता है तो वहाँ पर व्यापारी उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी बता करके, खामी बता करके उसके मूल्य को कम करने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में मंडी में जो बेचा हुआ अनाज रहता है उसमें व्यापारी बाध्य होता है जिस मूल्य पर वो खरीदता है, और यदि वो किसान को उस रसीद के आधार पर जो निर्धारित भुगतान की राशि
राशि होती है वो नहीं देता है तो वो मंडी अधिकारी को शिकायत कर सकता है। लेकिन जब मंडियों के समानांतर एक नई व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, मंडियों के समानांतर व्यापारियों की एक नई व्यवस्था चालू हो जाएगी, उस व्यवस्था में किसान के सामने तो कोई अधिकारी नहीं रहेंगे। किसान के बीच में विवाद की स्थिति को समझाने वाला, सुधारने वाला या उनके बीच में सुलह कराने वाली कोई प्रशासनिक सर्जरी लाए गए इस बिल में सबसे बड़ी दूसरी खामी ये है कि इसमें व्यापारियों को स्टोर करने की, किसानों से माल खरीद करके संचय करने की खुली छूट दी गई है। अब जब व्यापारी किसानों से माल खरीदेगा, चाहे वो मंडी में खरीदे या चाहे वो बाजार में खरीदे, लेकिन उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिया गया है। जो स्पेशल कमोडिटी एक्ट है उसको हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि व्यापारी किसानों का माल खरीद करके अपने बड़े बड़े गोदामों में, साइलों में कारपोरेट जमा करके रखेगा और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। इससे एक बात और साफ होती है कि कालाबाजारी जब बढ़ेगी, जब व्यापारी अपना माल उस समय खरीदेगा जब मार्केट में उसकी कीमत कम रहेगी, लेकिन वो बेचेगा उस दौर में जब मार्केट में या बाज़ारों में उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि सारा माल तो खरीद करके गोदामों में रख लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कालाबाजारी को बल मिलेगा और इससे न केवल किसान प्रभावित होगा बल्कि आम आदमी को भी महंगे दामों पर अनाज खरीदने की जरूरत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने ये बात उठाई थी कि एमएसपी को कानून बनाना चाहिए। अब किसानों के कई संगठनों का मानना है कि यदि सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहना देती है या इसको दंड बना देती है कि यदि कोई व्यापारी या अन्य कोई भी किसान की उपज को एमएसपी से कम में खरीदता है तो दंडित किया जाएगा या दंड का प्रावधान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किसान और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति खत्म हो सकती है और इस पर किसान मान्य हो सकता है। तीनों बिलों का कोई औचित्य भी नहीं रह जाएगा यदि सरकार मिनिमम सपोर्ट वैल्यू को निर्धारित कर देती है। एमएसपी तय की जाती है, सरकार के अधिकारी एमएसपी को तय करते हैं, तब वो सारे मापदंडों को तय करके लागत और सारी चीज़ों को मिला करके वो तय करते हैं कि किसान को विभिन्न उपजों का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको मिलना चाहिए ताकि किसान को फ़ायदा मिले। अब एमएसपी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी कितनी रहेगी, कितने दाने काले रहेंगे, कितनी नमी रहेगी, इसके बाद ही एमएसपी निर्धारित होती है। तो सरकार एमएसपी क्यों नहीं निर्धारित कर देती? सरकार ये चाहती है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को हमने लागू कर दिया। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की जो C2+5 की सिफारिशें थी उनको हमने 1.5 गुना लागू कर दिया, लेकिन आज भी किसानों को स्वामीनाथन आयोग का जो फैसला है उसके परिणाम एमएसपी नहीं मिल पा रही है।